and reach out in same time। ठीक है, तो वेव फ्रंट्स हमारे पास एक ऐसी है जो आगे की तरफ हम लोग कंसीडर करते हैं, पर वो हर डायरेक्शन में जाएगी विद सेम वेलोसिटी स्पेस के अंदर, और हर डायरेक्शन में सेम फेज के साथ और सेम टाइम के अंदर। तो ऐसे होता है कि सेम टाइम लेती है वो आगे जाने में, और सेम ही टाइम पीछे हमारे पास बैकवर्ड एनवेलप में होता है। तो हम लोग एट ए टाइम किसी भी जगह पे रुक के हम लोग जज कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी वेव फ्रंट कितने टाइम में बनेगी और कैसी शेप होगी, क्या उसका साइज होगा, हम कभी भी जज कर सकते हैं, क्योंकि हाइगन प्रिंसिपल ने हमें वेव फ्रंट्स बनानी बता दी थी कि डाइवर्जिंग कैसी होती है, ठीक है, कन्वर्जिंग कैसी होती है, हमारे पास वो सारी उसने वेव फ्रंट्स बतानी सिखा दी थी। ठीक है, इज इट क्लियर? तो मैं आपको दो तीन ऑप्शंस देती हूँ वेव फ्रंट्स के साथ साथ, आप मुझे बताना। अच्छा, तो मुझे बताओ जरा, वेव फ्रंट्स फॉर अ convex lens when source is at its focus, इसकी वेव फ्रंट्स कैसी होगी? हाँ जी, बताओ कैसी आएगी? आपको सिखाया था ना कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स कैसी होती है। कन्वर्जिंग वेव फ्रंट्स कैसी होती है? हमने बना ली है ना स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स। यस मैम। यस मैम। तो कन्वर्जिंग वेव फ्रंट या आइज ऑफ लाइट देखो ऐसे आती है। फ्रंट इज ऑलवेज क्या, नॉर्मल रे ऑफ लाइट, ये तो कंडीशन आई, रे ऑफ लाइट हमेशा नॉर्मल होगी वेव फ्रंट के। तो देखो मैंने छोटे छोटे टुकड़े बना लिए, छोटे छोटे टुकड़े बना लिए, तो इस तरह से देखो वेव फ्रंट्स बन गई, मैंने ज्वाइन कर दिया। तो ये होगी कन्वर्जिंग हमारे पास। और अगर डाइवर्जिंग बनानी है तो ये देखो इस तरह से आउटसाइड की तरफ जो जा रही है वेव फ्रंट, दैट इज अ डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। दिस इज डाइवर्जिंग and this one is converging। ओके, तो अब आपके पास क्वेश्चन है जो दिया हुआ है कि आपको वेव फ्रंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, ऐसी वेव फ्रंट ड्रॉ करना कि कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास और उसके फोकस पे सोर्स पड़ा हुआ है। कॉन्वेक्स लेंस है, उसके फोकस पे सोर्स पड़ा हुआ है, तो कोई भी रे ऑफ लाइट जाएगी वो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, फिर इस तरह से, है ना। तो ये कैसी बनाएगी वेव फ्रंट्स? ये वेव फ्रंट्स कैसे बनाएगा? डाइवर्जिंग। ये वेव फ्रंट्स कैसी बनाएगा? प्लेन। तो ये हो गई डाइवर्जिंग वेव फ्रंट्स, और ये कैसी होगी? प्लेन वेव फ्रंट्स। इज इट क्लियर? समझ आया सबको? भाई वेव फ्रंट्स बनानी है तो देखो फोकस पे रखना था उसके हमने, तो देखो आउटवर्ड जा रही है, तो आउटवर्ड के लिए देखो कैसी वेव फ्रंट है? डाइवर्जिंग है। आउटवर्ड के लिए डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। अगर कभी भी पैरेलल स्ट्रेट लाइन आ जाए तो उसके लिए हमने क्या ले ली? प्लेन वेव फ्रंट। अच्छा, तो मुझे कौन बताएगा कि अगर, ध्यान से सुनना, अगर हमें वेव फ्रंट बनानी है किसी दूर मतलब डिस्टेंट स्टार की, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, पर वेव फ्रंट हमें बनानी है वो वाली रेज जो सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुंच रही है उनके लिए। We want to draw the wave fronts for a distant, coming from a distant star reaching the surface of earth। मैम प्लेन वेव फ्रंट। Yes, that is plane wave front। देखो अगर आपके पास ये स्टार है, ठीक है, तो यहाँ से जो भी आएगी वेव फ्रंट, जैसे भी आ रही होगी, जैसे भी लाइट आ रही होगी, पर हमें तो बहुत दूरी पे देखनी है ना, बहुत दूर जाके डिस्टेंस पे देखनी है। तो यहाँ पे सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर देखनी है, तो ये लार्ज डिस्टेंस पे हमेशा कैसी वेव फ्रंट आ जाती है? प्लेन वेव फ्रंट्स। प्लेन। राइट, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चले आप आगे। चलो अब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं हाइगन के प्रिंसिपल से।
ठीक है, अब हम करेंगे एक्सप्लेनेशन हाइगन प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन में उसने कैसे हेल्प की हमारे पास। तो पहले नहीं आता था सिलेबस में, पर अभी इसकी डेरिवेशंस आनी स्टार्ट हो गई है क्योंकि आपको सिलेबस शॉर्ट कर दिया हुआ है। तो हम लोग कोई भी चांस नहीं मिस करेंगे कि जिसमें आपकी डायरेक्ट डेरिवेशंस खराब हो जाए। जिन्होंने ध्यान से समझना है प्लीज वो यहाँ पे फोकस करें। ठीक है, लिखिए एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ, पहले हमने रिफ्लेक्शन किया था तो हम रिफ्लेक्शन करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल, ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक, अब हमारे पास देखना हाइगन ने बोला कैसे। उसने बोला कि हमारे पास एक सरफेस है, ठीक है, आउटर सरफेस, उसका आउटर वाली तरफ, ऊपर वाली तरफ, मतलब जो हमारी साइड है वो शाइनिंग है, वो शाइनी सरफेस है हमारे पास। ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आ रही है यहाँ पे और एक रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है हमारे पास। ठीक है, रे ऑफ लाइट हमारे पास इस तरह से आ रही है, ये एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं हम जिसके ऊपर है। तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं ए एंड इस पॉइंट को बोलते हैं हम, यहाँ से यहाँ एक वेव फ्रंट ट्रेवल करते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ से यहाँ, ये क्या है, ये कैसा वेव फ्रंट है, प्लेन, कैसा वेव प्लेन फ्रंट है, वेवफ्रंट, यस एक प्लेन वेव फ्रंट ट्रेवल। तो ए बी इज द प्लेन वेव फ्रंट। जितने टाइम में ए डैश पे पहुंचा उतने में बी बी डैश पे पहुंच गया। तो ए डैश पे कब पहुंचेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन, इस तरह से बी बाद में फिर से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अब जितने टाइम में बी बी डैश पे पहुंचे उतने टाइम में ए डैश पे पहुंचेगा। तो यहाँ पे भी एक क्या बन गया, वेव फ्रंट बन गया आफ्टर रिफ्लेक्शन। गॉट इट। तो ये इस तरह से हमारी वेव्स चली गई। ओके, अब यहाँ से मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगी, क्योंकि यहाँ से भी एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो इधर पे ये एंगल कौन सा हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कौन सा एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल के साथ हम लोगों का कौन सा एंगल हो गया, इस तरफ रिफ्लेक्टेड एंगल। अच्छा, तो एक और बात बताना, मैं यहाँ पे कुछ एंगल्स दिख रही हूँ, हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन मी कि ये एंगल कैसे आया। ये वाला एंगल हो गया एंगल आई, और इधर ये पूरा एंगल हो गया एंगल आर। कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे ये, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। वेरी नाइस। देखो हम लोगों के पास ये पूरा, मैं आपको यहाँ पे साइड पे एक्सप्लेनेशन दे दूँ। देखो ये पूरा क्या है, 180 डिग्री का एंगल है, राइट। यहाँ से कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी, ये इसका नॉर्मल है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो सिर्फ मैं इसकी बात कर रही हूँ, ए इसकी, फिर से ये वाली लाइन की, ये वाली लाइन की बात कर रही हूँ मैं, दिस। ओके, तो यहाँ पे एंगल आई बन गया। ठीक है, तो इन दोनों का प्रॉपर एंगल बना चाहिए, तो ये एंगल आर होता है हमारे पास। सपोज करते हैं कि ये फुल एंगल है हमारे पास, ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा। अब ये भी तो पूरा 90 डिग्री है ना, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, अगर ये पूरा 90 है हमारे पास और ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। तो थीटा तो मैंने आई को बोला था, तो इसीलिए मैंने आई लिख दिया यहाँ पे। सेम कॉन्सेप्ट से मैंने यहाँ पे आई लिख दिया, सेम कॉन्सेप्ट से आर का यहाँ पे आर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये बात आज सॉर्ट हो गई। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये तो मैंने पहले बोल दिया, जितने टाइम में, क्योंकि वेव फ्रंट्स क्या करते हैं, सेम टाइम में ट्रेवल करते हैं, सेम इधर से, जितने टाइम में बी बी डैश पे पहुंचा उतने टाइम में ए डैश पे पहुंच गया होगा। ठीक है, तो इसकी थ्योरी लिखना जरा, इसकी थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायग्राम बना ली सबने, लिखो कंसीडर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई। लिखवाऊं कि फिर मैं लिखवाई देती हूँ। कंसीडर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक्स वाई, ठीक है, on which a plane wavefront AB, कौन सी आई सबसे पहले वेवफ्रंट, हाँ जी बॉयज एंड गर्ल्स, AB, ठीक है, इंसिडेंट AB, वेवफ्रंट AB इज इंसिडेंट।
ठीक है, अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल every point on the wavefront is the source of secondary disturbance the wavefront touches the surface source of secondary wavefront या source of secondary disturbance the wavefront touches the reflecting surface. ठीक है, अब जैसे वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टच करती है एट ए पे सबसे पहले, ठीक है, फर्स्ट, ठीक है, बाय द टाइम डिस्टरबेंस, फिर कहते हैं कुछ टाइम के बाद, सबसे पहले ए ने आके टच किया, फिर कुछ टाइम के बाद बी वाले डिस्टरबेंस भी आके टच कर देती है बी डैश पे. बाय द टाइम डिस्टरबेंस बी रीचेस टू बी डैश. ठीक है, तो फिर देयरफॉर ए डैश बी डैश इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट. ए डैश बी डैश क्या है हमारे पास? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब मैंने क्या बोला? बाय द टाइम, जितने में ए डैश पे पहुंचती है उतने में बी डैश पे पहुंच जाती है. ए डैश पे, बी डैश पे. ठीक है, ध्यान से सुनना. अब लिखिए जरा, चले आगे. देखिए अकॉर्डिंग टू, चलो सबने लिख लिया है ना? यस. तो लिखिए अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल according to Huygens principle, time taken by light to travel from one wavefront to another along any ray of light is equal. किसी भी रे ऑफ लाइट में पहुंचने के लिए उसका जो टाइम है वो इक्वल रहता है हमारे पास. सो देयरफॉर टाइम सेम है, तो टाइम स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम करके मैं डिस्टेंस निकालना चाहती हूँ. तो दोनों सी में ट्रेवल कर रहे हैं, तो स्पीड भी इनकी सेम है, टाइम भी सेम हो गया, तो डिस्टेंस ए डैश बी डैश आएगा. तो कैसे लिखूं मैं इसको? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम. ठीक है, तो टाइम सेम है तो इनको कंपेयर करना है. डिस्टेंस है ए से ए डैश और बी से बी डैश. ए डैश ओवर सी, तो क्या मैं ऐसे लिखूं? बी डैश बाय सी इज इक्वल टू ए डैश बाय सी. सबसे पहले बी डैश पे पहुंची, उतने में ए डैश पे पहुंच गई सेम टाइम के अंदर और विद इन स्पीड ऑफ लाइट. तो टाइम कंपेयर किया मैंने, टाइम कंपैरिजन हुआ है यहाँ पे. बताओ क्लियर है ये बात? कोई है ऐसा जिसको नहीं समझ आई? एनीवन जिसको ये बात नहीं समझ आई? ठीक है, तो देयर इसको दिस इंप्लाइज बी डैश विल बी इक्वल टू ए डैश. क्वेश्चन नंबर 1. तो बात जाते हैं इन ट्रायंगल ए बी डैश, ए बी डैश में से साइन आर निकालते हैं, या फिर ऐसे करो, साइन आर भी नहीं निकालना, डायरेक्टली लिख लेते हैं दोनों ट्रायंगल से. इन ट्रायंगल ए डैश बी साइन आर, एंड इन ट्रायंगल ए बी डैश में से साइन आई एंड साइन आर निकालना. इस वाली ट्रायंगल से साइन आर और इस वाली ट्रायंगल से साइन आई. तो निकालो साइन आई एंड साइन आर. ए बी डैश से साइन आई कितना आएगा?
इस वाली ट्रायंगल से साइन कितना आएगा? थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर है एक तरफ बेसिकली हमारे पास। साइन आई ए बी बी डैश ओवर साइन आई बी बी डैश ओवर बी बी डैश ओवर ए बी डैश बी बी डैश ओवर ए बी डैश। अब ऐसे ही साइन आर के लिए ये ट्रायंगल है, तो ए डैश ओवर ए बी डैश AB dash है ना, ए डैश ओवर ए बी डैश है ना। ऑल्सो यहाँ से ए डैश कितना आएगा हमारे पास? ए बी डैश इंटू साइन आर, और यहाँ से कितना A आएगा? dash B dash नहीं होगा? कहाँ पे? बताओ first कौन? वाले में। फर्स्ट वाले में साइन आई, सॉरी साइन आर में, साइन आर में ये है हमारी ट्रायंगल। ओके मैम समझ आ गया। ठीक है, बी बी डैश है हमारे पास, तो ए बी डैश इंटू साइन आई। ठीक है, ये दोनों आ गए आपके पास, क्लियर? अच्छा, तो ये दोनों आ गए आपके पास, इधर भी आ गया और ये भी आ गया। तो अब आपने क्या करना है कि इक्वेशन 1 में, ऊपर वाली इक्वेशन में मैंने क्या किया है, कंपेयर किया है ना। तो इक्वेशन 1 में इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देयरफॉर यूजिंग दीज इन 1, तो ये कितना आ गया? ए बी डैश साइन आई इज इक्वल टू ए बी डैश साइन आर, इससे ये कैंसिल, आई इज इक्वल टू आर आ गया। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर किस में होता है? Laws of reflection. Laws of reflection. Laws of reflection. Hence एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये फर्स्ट लॉ प्रूफ हो गया, और साथ ही लिख दो इंसिडेंट रे प्रॉपर्ली लिखना आप, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन Same plane. तो देखो हाइगन प्रिंसिपल से हमने ये प्रूफ कर दिया। इज इट क्लियर? ऑल लाई ऑन सेम प्लेन प्रूफ हो गया आपके पास। ठीक है, चलो अब आते हैं रिफ्रैक्शन को प्रूफ करते हैं हम लोग। वंस डन मेरे को एक बार बता देना। चले, चलो नेक्स्ट हमारे पास है, लास्ट लाइन आपने क्या लिखी थी? हमने लिखी है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यस मैम। ठीक है, अब आओ जरा सेकंड पे हमारे पास। अब हम करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। अच्छा, हाइगन प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं और वेव थ्योरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, वन एंड द सेम थिंग, वेव थ्योरी या हाइगन प्रिंसिपल, वन एंड द सेम थिंग आपके पास। ओके, तो चलो इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब हाइगन प्रिंसिपल में रिफ्रैक्शन में क्या होगा? क्या मैं कौन सा सरफेस लूंगी? शेड करूं? अभी शेड करूं? No, ma'am. नो ठीक है, मैम। यहाँ पे एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ पे दूसरा है। ठीक है, अच्छा तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आई, रेयर टू डेंसर ले लेते हैं। रेयर टू डेंसर अवे या टुवर्ड्स? Towards. वर्ड्स। यहाँ से आई, ठीक है, रे ऑफ लाइट, फिर यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करो और फिर टुवर्ड्स कर दी हमने, बन गया। ठीक है, हमारे पास इस तरह से ये वाला तो क्लियर हो गया। अब ये इंसिडेंट एंगल था, ये रिफ्रैक्टेड एंगल था, पर अभी हम लोग यहाँ पे क्या बनाएंगे, पहले वेव फ्रंट्स बना लेते हैं। ये ए पॉइंट है और ये हमारे पास है बी डैश पॉइंट। ए से सीधा परपेंडिकुलर मुझे क्या ड्रॉ करना होता है हमेशा, वेव फ्रंट प्लेन। तो ये हो गया ए बी, और बी डैश से भी एक परपेंडिकुलर सीधा ड्रॉ करना होता है और उसको मैं क्या बोलूंगी, ए डैश।
तो जितने टाइम में ए डैश पे पहुंचा, बी डैश पे पहुंच गया। ठीक है हमारे पास। तो अब यहाँ पे एंगल जो भी इसका होगा दैट विल बी आई, और यहाँ पे जो भी इसका एंगल होगा दैट विल बी हमारे पास आर। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है, हाइगन प्रिंसिपल से प्रूव करना है हमें ये। तो तुम लोग मुझे बताना जरा कि इसको कैसे लिखेंगे अब हम। इधर ये वाला आर हो गया, ये वाला आई डैश हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ जी बताओ। अभी भी मुझे वही कंडीशंस लेनी है कि जितने टाइम में ए डैश पे पहुंचती है उतने टाइम में बी डैश पे पहुंच जाती है। तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं उसको? एनीवन? According to Huygens principle, time taken by light to travel from one wavefront to another along a ray of light going from one transparent medium to another, going in one transparent medium to another, चलो बताओ तो कैसे लिखो इसके आगे स्टेटमेंट। ये तो मैंने बता दिया कि जितने टाइम में ए डैश पे पहुंचेगा उतने टाइम में बी डैश पे पहुंच जाएगा। तो मैं क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ, ए डैश, टाइम सेम रखना है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटीज कैसे रखूं, बी डैश, वेलोसिटीज कैसे रखूं भाई? ए बी डैश सपोज करते हैं ऊपर एयर है और नीचे कोई मीडियम है, तो एयर की वेलोसिटी तो बी डैश तो सेम ही उसमें ट्रेवल कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी तो सी ही रही। डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी हमारे पास टाइम दे रहा है। अब इधर मैं क्या बोलूंगी, ये कोई मीडियम है तो इसकी वेलोसिटी वी रख लेती हूँ, है ना? ऐसे रखना है ऐसे रख लो, नहीं तो इसकी v1 रख लो और इसकी v2 रख लो। तो ऐसे लिखना है ऐसे लिख लो, इसकी v2 हो गई, ए डैश v2 में है और बी डैश v1 में है। ऐसे बोलना है, ऐसे रख बोल लो। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. चलो फिर उसके बाद हम लोग कैसे लिखते हैं, ए डैश ओवर बी डैश इज इक्वल टू v2 ओवर v1। इसी को उठाकर मैंने बस नीचे किया और इसको ऊपर ले गई, तो मैंने ऐसे लिख दिया। नंबर 1 क्लियर है? तो लिखिए फिर साइन आई एंड साइन आर फ्रॉम फिगर। कैलकुलेट कीजिए साइन आई एंड साइन आर फ्रॉम फिगर। जल्दी बताओ मुझे साइन आई कितना आया एंड साइन आर कितना आया। हाँ जी पीयूष, साइन आई एंड साइन आर कितना आ रहा है आपके पास? AB by AB dash साइन आई, I साइन आई कितना है? AB by AB dash ए बी कैसे आ जाएगा? थीटा के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। बी डैश बाय ए बी। हाँ सॉरी उल्टा हो। ये क्या, तू मैथ्स है ना तेरे पास? हाँ, दिस इज नॉट द वे। बी डैश ओवर ए बी डैश, आगे साइन आर, साइन आर कितना है? A dash by AB dash. कितना है? ए डैश ओवर ए बी डैश। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है स्नेल्स लॉ। अच्छा, ऊपर वाले में मैंने थोड़ा ऑपोजिट लिख दिया, मुझे ऐसे लिखना चाहिए था। 1 इसको मत लिखना, इसको टर्न करके लिख दो। बी डैश बाय ए डैश इज इक्वल टू v1 बाय v2। ठीक है, इसको 1 करो। अब सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके लिखो, तो आपके पास कितना आ गया यहाँ पे? साइन
बीबी डैश को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगी, ए बी डैश साइन आई, और यहाँ से ए बी डैश साइन आर विल बी इक्वल टू आपके पास v1 by v2। अब मुझे ये बताओ कि अब मैं रिफ्रैक्टिव स्नेल्स लॉ प्रूफ करना है ना बेसिकली रिफ्रैक्शन में, तो मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे कैसे पहुंचू? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव, हाँ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे, उसके आगे। हाँ जी सरगम, कशिश, कोई तो रिलेशन होगा जो वेलोसिटीज को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कंपेयर कर रहा है। रूप, mu is की equal to वैल्यू c by sin i by sin r। नो नो नो, क्या यहाँ पे किसी ने क्या बोला अभी, म्यू इज इक्वल टू? c by v। नहीं, वो तो यहाँ पे किसी ने बोल ही दिया, सी बाय वी एब्सोल्यूट बोल तो दिया था यहाँ पे किसी ने। मुझे तो μ1 μ2 ले रखे है ना मैंने, इसकी टर्म्स में कैसे लिखूं मैं? हाउ शेल आई बी राइटिंग दिस? हाँ जी रूप, श्रुति प्रकाश, μ2 बाय वो कैसे लिख दूं? वो म्यू वी होता नहीं, इज इक्वल टू कांस्टेंट। यस, ठीक है ना। तो हमारे पास है वी नो μ1 v1 इज इक्वल टू μ2 v2। तो यहाँ से अगर मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे चाहिए v1 by v2, तो v1 by v2 विल बी इक्वल टू μ2 by μ1। तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल, बिल्कुल रिफ्रैक्शन की स्टार्टिंग में ये किए थे हमने, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज व्हाट, Snell's law। नीचे से ऊपर कितनी बार किया है? जिस मीडियम में आई है उस मीडियम में ये होगा, जिस मीडियम में आई है उस मीडियम में 1 होगा। प्रूफ हो गया हमारा, हेंस इट इज स्नेल्स लॉ। प्रूफ कर दिया हमने, बताओ जरा। yes ma'am। ठीक है, क्लियर है। अब इसी बेसिस को लेके हाइगन ने प्रिज्म वगैरह भी किए, क्योंकि इसके बाद सीधे प्रिज्म्स आते हैं, तो उनमें भी देख लेना कैसे है। मैं सिर्फ जर्नलाइज प्रिज्म और लेंसेज की कंडीशन ही दिखा रही हूँ आपको, उनकी इतनी डिटेल्स नहीं है जितनी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की थी, बट यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। ठीक है, तो आगे लिखते हैं हम लोग। यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया? तो इसी के साथ दूसरी लाइन भी लिख देना आप लोग कि दी इंसिडेंट वेव फ्रंट जो भी है हमारे पास, ठीक है ना। इसी के साथ आप दूसरी लाइन भी क्लब कर देना साथ में, दी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम इंटरफेस। ठीक है, तो आप प्रॉपर्ली बता देना कि हाइगन प्रिंसिपल के लॉज है हमारे पास। क्लियर? yes ma'am। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग बोलते हैं, क्वेश्चन लिखिए जरा कि why a prism bends light towards its basis या towards its base। तो बताओ कि बेस की तरफ वो लाइट क्यों बेंड करता है, या फिर और एक्शन ऑफ प्रिज्म ऑन प्लेन वेव फ्रंट। कैसे रिएक्ट करता है, लिखिए क्वेश्चन सबने। प्रिज्म और लेंस का ना सेम ही आएगा, जैसा लेंस का होगा वैसा ही हमारे पास प्रिज्म का आएगा, दोनों का बिल्कुल सेम है। चलें, टर्न कर दूं पेज को? यस मैम। ठीक है, तो अब प्रिज्म की स्टोरी कुछ इस तरह से है, देखती हूँ शायद आप लोग और ज्यादा समझ पाओ कि क्या करना चाहते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखो हमारे पास क्या है, ये एक प्रिज्म बनाया मैंने, ठीक है। दिस इज अ प्रिज्म, ए बी सी तो नहीं, पी क्यू आर ले लेती हूँ, क्योंकि एंगल ए होता है ना प्रिज्म का, तो इसलिए उसकी नेमिंग नहीं देती। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि इधर से कोई रे ऑफ लाइट आई थी और इधर से भी कोई रे ऑफ लाइट आई थी, और फिर प्रिज्म से
इस तरह से बेंड होके जाती है ना। तो अगर मैं वेवफ्रंट ड्रॉ करने की करूं तो क्या आ जाएगा, क्यू एक्स या एक्स डैश, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ये इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, बीच में पूरा प्रिज्म है हमारे पास। ये प्लेन वेवफ्रंट को इस तरह से कर रहा है, बिल्कुल सही है ना। तो हाइगन प्रिंसिपल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल और वेव थ्योरी, कुछ भी बोलो, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, टाइम टेकन by light to travel from one wavefront along any ray is equal। अभी तो बताया ना कि आगे और पीछे जाने में वो सेम टाइम लेती है एक वेवफ्रंट को किसी भी रे के अलोंग जाने के लिए। पर अगर मैंने यहाँ पे ये प्रूव कर दिया कि जो ऊपर वाली वेवफ्रंट है उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया और नीचे वाली ने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो मेरी बात श्योर हो जाएगी कि हाँ जो हमारे पास प्रिज्म है वो बेंड करता है ना। तो मैं कैसे प्रूव करूंगी, एनीवन। वैसे भी आप लोगों को दिख रहा है कि ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है रेदर देन दिस डिस्टेंस, क्योंकि बॉटम ऑफ द वेव फ्रंट क्या है, क्यू आर, और टॉप ऑफ द वेव फ्रंट है एक्स से पी, फिर पी से एक्स डैश। प्लेन वेव फ्रंट को यहाँ से यहाँ पहुंचने में बॉटम से तो इतना टाइम लगा, पर टॉप से डबल द टाइम लग रहा है ऑलमोस्ट। तो कैसे प्रूफ करूं, अभी दोबारा से डिस्टेंसेस इक्वल की बात की थी हमने, तो ऊपर से जो वेव फ्रंट लेके जा रहा है उसकी लिख रही हूँ मैं x प्लस पी एक्स डैश, ये वो डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ पहुंचे, जितने में x एक्स डैश पे पहुंचता है उतने में q r पे पहुंच जाता है, डिवाइडेड बाय c इज इक्वल टू q r डिवाइडेड बाय, ये एक मीडियम है ना, प्रिज्म का मीडियम ग्लास है, तो यहाँ पे q r बाय v, वो एयर में ही जा रहा है देखो, और ये किसी मीडियम से पास करते हुए जा रहा है वेव फ्रंट। यहाँ तक सबको बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? मैम एक बार लास्ट पॉइंट रिपीट कर दो। दोबारा से हमारे पास है कि यहाँ से यहाँ देखो हवा में जा रहा है वो, क्योंकि टॉप उसका एकदम पॉइंटेड होता है तो वो हवा में ही जा रहा है, पर यहाँ पे बॉटम का कुछ बेस होता है, तो जो भी वेव फ्रंट ट्रेवल करेगा नीचे, तो वो पूरा किसी मीडियम से ही ट्रेवल करता हुआ जाएगा उसका नीचे वाला हिस्सा। यस मैम। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस ओवर उसकी स्पीड, टाइम आपस में बराबर है, ये हाइगन प्रिंसिपल ने बोला था। यस गॉट मैम। इट। तो अब मेरे को क्या प्रूफ करना है, अब मैं कैसे प्रूफ करूं कि ऊपर वाला डिस्टेंस ज्यादा है और नीचे वाला कम है? यू आर जस्ट वन स्टेप अवे। हाँ जी, गर्ल्स में से कोई, एनीवन? श्रुति, प्रकाश? क्या बात, पढ़ना बंद कर दिया है क्या सबने? दीपांशु? जल्दी बताओ। मैम प्रूफ क्या करना है हमने? ऊपर वाला डिस्टेंस इज ग्रेटर देन नीचे वाला डिस्टेंस, क्योंकि तभी तो मैं बोलूंगी ना। मेरा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन यही था कि मेरे पास क्या प्रिज्म बेंडिंग करवाता है, तो अगर बेंडिंग हो गई तो तभी डिस्पर्शन और ये सारा डेविएशन सब कुछ प्रूफ हो जाएगा। अगर ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और नीचे वाला कम ट्रेवल कर रहा है, तो हम बोल देंगे कि यस, प्रिज्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग। भाई ये देखो कितना इजी स्टेप था। We know speed of light is always greater than किसी भी मीडियम की वेलोसिटी से, तो दिस इज ग्रेटर देन 1। अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो ये भी ग्रेटर देन 1 होगा, सो देयरफॉर xp plus px dash is greater than qr। तो लो, हमने प्रूफ कर दिया। तो बोलेंगे hence
light passing through prism must deviate. बोलते कि जो भी लाइट हमारे पास प्रिज्म से पास करती है वो पक्का से क्या कर रही होगी, डेविएट कर रही होगी. इज इट क्लियर? कितना इजी था? यस मैम. मैम अगर डिस्टेंस कम है बेस का तो इससे ये कैसे प्रूव होता है कि वो बेंड हो रही है लाइट? डिस्टेंस बेस का कैसे कम हो सकता है? प्रिज्म ही नहीं बनेगा अनटिल एंड अनलेस बेस का जितना भी डिस्टेंस होगा वो हमेशा टॉप से तो कम ही रहेगा, सॉरी ज्यादा रहेगा. हमेशा टॉप तो हमेशा पॉइंटेड ही रहेगा. प्रिज्म तब तक बन ही नहीं सकता जब तक उसके पास स्ट्रॉन्ग बेस ना आए. और बेस चलो पतला सा आप बोलो छोटा प्रिज्म, तो उसका ऊपर वाला एंगल और स्मॉल हो जाएगा. ये तो 2D फिगर है ना. मैम प्रिज्म इससे इज प्रूव कैसे होगा कि वो बेंड हो रही है लाइट? क्यों ये प्रूफ नहीं हुई? देखो बेंड कैसे हुआ, उसने बोला जो नीचे वाला पोर्शन है वो सेम लेवल पे जा रहा है, पर जो ऊपर वाला है उसको एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. दैट मींस जो ये प्लेन वेव फ्रंट था इसको जाना तो ऐसे चाहिए था, यहाँ पे है तो ये यहाँ पे पहुंचता, क्योंकि स्ट्रेट जाती. अगर ये बेंड ना करता तो ये एकदम से स्ट्रेट जाती. बट ड्यू टू उसके पॉइंटेड एंड के कारण, किसी एंगल पे प्लेसमेंट के कारण वो क्या हुआ, बेंड हो गया, जिसके कारण हमारे वेव फ्रंट को यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ ट्रेवल करके ये 2 रीजन्स एक्स्ट्रा ट्रेवल करने पड़े, है ना. अदरवाइज तो अगर अगर कुछ ऐसी होता, प्लेन होता तो वो सीधा ही निकल जाता, अगर उसका शेप एंड स्ट्रक्चर प्रॉपर होता तो. बट शेप एंड स्ट्रक्चर प्रॉपर ही नहीं है, ऊपर से पॉइंटेड है, नीचे से बेस ग्रेटर है हमारे पास. क्लियर है? यस मैम. ओके चलो अब इसी के बेसिस को लेकर आई होप कि अब ये तो आप लोग बता ही पाओगे. ठीक है, तो मुझे बताओ वाई कॉन्वेक्स लेंस जो हमारे पास है, देखिए वाई, सेकंड क्वेश्चन, वाई convex lens converges a beam of light or action of converging lens. हाँ जी, कैसे बताओगे इसका खालिद? मैम मिडिल का डिस्टेंस ज्यादा होगा ना, हाँ जी, वेरी नाइस. तो फिर जो आप ऊपर कैसे से ट्रैवल एक्सप्लेन करोगे? करेगी, ऊपर का डिस्टेंस कम है तो नीचे को बेंड करेगी, अगर नीचे से जाएगी मिडिल के तो ऊपर को बेंड कर देगी, तो कन्वर्ज हो गया. बिल्कुल सही. देखो भाई हमारे पास इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस है, बिल्कुल सही बताया उसने. हमारे पास देखो कोई पैरेलल बीम ऑफ रे आ रही है, उसी को कन्वर्ज करती है ना हमेशा. कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस द पैरेलल बीम ऑफ रेस. ठीक है, इस तरह से हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है. तो अब यहाँ से ये इधर को जाएगा और यहाँ से ये इधर को जाएगा, तभी तो किसी एंड के टुवर्ड्स पहुंचेगा. तो मैं क्या देखती हूँ, वेव फ्रंट्स का डिफर करना है. अब हमने यहाँ पे देखो ये इस तरह से जा रही है, तो पहले बताओ पहले कैसा वेव फ्रंट था उसके पास? प्लेन. यस, प्लेन वेव फ्रंट. कैसा वेव फ्रंट है उसके पास? प्लेन वेव फ्रंट. कैसा वेव फ्रंट है? प्लेन वेव फ्रंट दे दिया वो हमने. ठीक है, ये देखो प्लेन वेव फ्रंट. एंड इस वेव फ्रंट को हम नाम देते हैं, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया p, ये हो गया q, ये हो गया r, यहाँ पे q डैश, दिस एंड विल बी q डैश और ये q. तो अब देखना जरा, जो यहाँ पे वेव फ्रंट्स गई वो कैसी जाएंगी? कन्वर्जिंग. कन्वर्जिंग वेव फ्रंट्स. वेरी नाइस. तो हमारे पास जो वेव फ्रंट्स गई वो कैसी गई? कन्वर्जिंग. इस तरह से वेव फ्रंट्स जाएंगी. ठीक है, तो अब नोटिस करना, अब मैं पहले अपर हाफ पोर्शन का जिक्र करूंगी फिर लोअर हाफ पोर्शन का जिक्र करूंगी. तो फिर से अकॉर्डिंग टू हाइगन प्रिंसिपल
तो फिर से ऊपर वाले पोर्शन का जिक्र कर रही हूँ सिर्फ अपर हाफ के लिए। कौन बताएगा मुझे क्या कंडीशन आनी चाहिए? हाँ जी, अभी क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। तो बताओ जरा फिर कैसे होगा? जल्दी बताओ अपर हाफ के लिए। यहाँ पे हम x डैश ले लेते हैं, यहाँ पे हम नेमिंग ले लेते हैं, या p डैश ले लेते हैं और r डैश ले लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? px प्लस xp डैश। ये ऊपर किस में ट्रेवल कर रहा है? मीडियम में ट्रेवल कर रहा है या स्पीड ऑफ लाइट आएगी? लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो नीचे वाला q डैश ओवर v। तो हम बोल देंगे कि px प्लस xp डैश डिवाइडेड बाय q डैश इज इक्वल टू c बाय v इज ग्रेटर देन 1। तो हम बोल देंगे कि हमारे पास जो है px प्लस xp डैश इज ग्रेटर देन q डैश। प्रूव्ड? क्लियर? ऐसे ही Yes, लोअर ma'am. हाफ के लिए लिखो, फटाफट से लोअर हाफ के लिए लिखो। फॉर लोअर हाफ के लिए हमारे पास क्या कंडीशन आएगी? आर वाई प्लस वाई आर डैश डिवाइडेड बाय सी या वी? आर वाई वाई आर डैश C. C. सी। सी इज इक्वल टू क्यू डैश ओवर वी। V ठीक है, तो आर वाई प्लस वाई आर डैश ओवर क्यू डैश सी बाय वी। तो ये ग्रेटर देन 1, तो सीधा लिख दो आर वाई प्लस वाई आर डैश इज इक्वल टू सॉरी इज ग्रेटर देन क्यू डैश। तो ये आ गई आपके पास सेकंड कंडीशन। क्या दोनों कंडीशंस क्लियर है आप लोगों को? Yes. यस मैम। Yes, तो ma'am. कैसे आई आपके पास ये आ गई? ठीक है, तो अब लिख दो Yes, ma'am. दिस शोज दैट, इसके नीचे लिखिए दिस शोज दैट light will this shows that light will travel, या फिर ऐसे लिख लो this shows that light will bend inwards towards the principal axis giving कैसी wave fronts? Converging. Yes, कन्वर्जन। giving rise to convergent spherical wavefronts, giving rise to convergent spherical wavefronts. Therefore, convergence of convex lens is in accordance with the Huygens principle. Is in accordance with the Huygens principle. मैम एक बार ये लाइन रिपीट करना फिर से। This shows that light will always bend inwards towards the principal axis, giving rise to a convergent spherical wavefront. Therefore, convergence of convex lens is in accordance with the Huygens principle. क्लियर है सबको?
Yes, ma'am. ठीक है, तो किसी Yes, को कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि हमारे पास ये कैसे आपने लिख दिया कि ए, सबसे पहले तो जब स्टार्ट में किया होगा तो सबको ये डाउट आया होगा कि क्यों ये डिस्टेंस ही क्यों ले रहे हैं ए डैश। अभी आप लोगों को पता लग गया कि कैसे जो हमारे पास वेव फ्रंट्स होती है उनका टॉप और बॉटम ही कंसीडर करना है हमने। समझ आ गई? हमेशा टॉप का डिस्टेंस और बॉटम का डिस्टेंस ही कंपेयर करना है आपको, और कुछ नहीं करना। क्लियर? तो कोई भी डाउट है आपको रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या फिर इसमें ये जो अभी हमने किया है प्रिज्म्स में, कुछ पूछना है किसी को? क्योंकि यहाँ से हमारे पास हाइगन प्रिंसिपल की वेव थ्योरी खत्म हो जाती है। हमारे पास अब बस 2 टॉपिक्स रह गए हैं आपके, एक इंटरफेरेंस और एक आपके पास रह गया है डाइफ्रैक्शन। तो उसी के साथ आपकी वेव ऑप्टिक्स फिनिश हो जाएगी। अभी आपको एक रे ऑप्टिक्स का असाइनमेंट मिलेगी ऑनलाइन, ठीक है? ओके, तो पुरानी असाइनमेंट्स में से कुछ बच्चों की असाइनमेंट्स ओपन नहीं हो रही है, तो उनकी भी मैं अप्रूव करती हूँ। अभी सिर्फ कुछ की अप्रूव हुई है, ठीक है? आप लोगों ने मिस्टेक्स की हुई है काफी, और तुम में से किसने किया था ये? किसी ने नोट्स ही पूरे चिपका दिए हैं, मेरे को नाम नहीं याद। एक तो सरगम का तो ठीक था, एक और गर्ल थी, किसी ने ना पूरे प्रॉपर नोट्स ही चिपका दिए हैं। जो यहाँ पे क्लासरूम के नोट्स है उनकी पीडीएफ ली और खत्म किया काम। नीचे न्यूमेरिकल करवाए हुए हैं, वो भी वहां पे आ रहे हैं जो कि पूछे भी नहीं हुए। ये क्या कर रहे हो आप लोग? आर यू दिस लेजी? बोर्ड्स देने आप लोगों ने कि नहीं देने? प्रॉपरली ना आप लोगों की शीट्स हो, ठीक है? डिफरेंट शीट्स, ना कि आपकी जिस नोटबुक पे आप नोट्स बना रहे हो, डिफरेंट शीट्स के ऊपर नेम वगैरह प्रॉपरली आपने लिखा हो कि ये असाइनमेंट 1 2 3 कैसी है। ओके, अभी सिर्फ रे ऑप्टिक्स की असाइनमेंट आएगी आप लोगों को एक, ठीक है? तो उसको क्लियरली करना, ढंग से करना, और उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे रे ऑप्टिक्स के। फिर देन पूरे यूनिट की आपको दूंगी नेक्स्ट वीकेंड पे। अब मतलब कल आपने सिर्फ रे ऑप्टिक्स की करनी है और नेक्स्ट टाइम आपने करनी है रे प्लस वेव दोनों की। क्लियर? रे की भी करनी है और वेव की भी करनी है। अच्छा, तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हल्की सी स्टार्टिंग दे देते हैं हम लोग। आप ये बताओ मुझे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? आर यू श्योर? किसी को कोई प्रॉब्लम? पूछ लो, अभी भी किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो मुझे ये बताओ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है? इंटरफेरेंस वर्ड का मतलब क्या हुआ? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होते हैं? लाइट तो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इंटरफेरेंस बताओ क्या हुआ? मैम एक बीम ऑफ लाइट दूसरी बीम ऑफ लाइट से इंटरफेयर कर। हाँ, मतलब इंटरफेरेंस होने के लिए सबसे पहली जरूरी कंडीशन देखो, इसने बोली अर्शप्रीत ने कि 2 चीजें होनी जरूरी है, तभी तो इंटरफेयर होगा ना। इंटरफेयर करने का मतलब 2 चीजें होनी जरूरी है। तो जैसे अभी इसने बोला, उसके कहने का मतलब है अगर कोई एक बल्ब है, फिर यहाँ पे दूसरा बल्ब ग्लो कर रहा है, तो ये बल्ब अपनी शेडो का रीजन देगा, ये बल्ब अपनी शेडो का रीजन देगा। तो रीजन ऑफ इंटरफेरेंस कौन सा होगा अगर मैं स्क्रीन पे प्लॉट करूं? कॉमन एरिया, ठीक है, जो इनका कॉमन एरिया होगा। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि ये कॉमन एरिया जो इंटरफेरेंस आती है वो कैसी आती है। तो आप लोग नोटिस करना, ये जो कॉमन एरिया में ना हमारे पास डार्क और लाइट बैंड्स बनते हैं। ये डार्क बैंड, फिर बीच में देखो गैप है, डार्क बैंड, फिर बीच में गैप है, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड। फ्रिंजेस बोल सकते हैं हम इसको, बैंड्स बोल सकते हैं। अब हम इनकी स्टडी करेंगे कि कैसे बनते हैं। तो आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा, वैसे तो यूजुअली किसी भी रूम में एक ही लाइट होती है, अगर डिस्टेंस पे नहीं होगी, एक दूसरे के साथ नहीं चिपका के लगाई होगी, अगर लगी हुई है तो उस रूम में आपको हमेशा क्या मिल रही होगी? इंटरफेरेंस मिल रही होगी। ऑल्दो ऐसा होता है कि इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा क्लियर और शार्प नहीं मिलती नॉर्मल उसमें, पर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम ऐसी कंडीशन सेट करते हैं जिसमें हमें प्रॉपर शार्प क्या मिले? इंटरफेरेंस का पैटर्न मिले, प्रॉपर डार्क एंड ब्राइट बैंड्स मिले। तो अब हम इसकी स्टडी करेंगे। तो इसका मतलब कि जो हमारे पास साइंटिस्ट था यंग, थॉमस यंग, तो उसने 1802 में ये डेमोन्स्ट्रेट किया था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कौन सा? डबल स्लिट, 2 स्लिट्स चाहिए, 2 स्लिट्स, वो भी सिंगल सोर्स से। तो उन सबकी रीजनिंग हम नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली कंप्लीटली मैं थ्योरी के साथ आपको डिस्कस करवाऊंगी कि कैसे इंटरफेरेंस होती है और क्यों होती है। पता चला कि क्या होता है इंटरफेरेंस पे? 2 सोर्स ऑफ लाइट है,
आपस में उनकी लाइट्स इंटरफेयर करती हैं। लाइट इंटरफेयर करती है तो जो उनका कॉमन रीजन है हमने आज उसकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, क्योंकि यहाँ पे भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी लाइट की, यहाँ पे भी होगी, पर ये जो इनका कॉमन एरिया होगा यहाँ पे हमारे पास नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट होगी। तो नॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट के रीजन में हमारे पास क्या आते हैं, डार्क एंड ब्राइट बैंड्स आते हैं। ठीक है, कैसे डार्क एंड ब्राइट बैंड्स आते हैं, तो उसकी डिस्कशन हम यहाँ पे करेंगे। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो कोई मुझे वैसे बता देगा जनरली कि क्या रीजन है कि ये डार्क और ब्राइट बैंड्स बने? देखो लाइट ट्रेवल्स एज अ वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी, लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी, जहां पे दोनों का मैक्सिमा लाई करेगा, या जहां जहां पे उसकी कंडीशंस हमारी दोनों की मैक्सिमम होगी वहां पे हमें सबसे ज्यादा लाइट मिलेगी, तो वहां पे हमें ब्राइट बैंड मिलेगा। जहां पे दोनों के मिनिमम मिलेंगे वहां पे मुझे डार्क बैंड मिलेगा, वहां पे मुझे अंधेरा मिलेगा। गॉट इट? तो ऐसे प्रॉपर अंधेरा नहीं होता, ऐसे होता है कि शेड आता है हमारे पास कि एक जगह डार्क और एक जगह लाइट। देखो जैसे अब मेरा शैडो का रीजन बन रहा है तो ऐसा रीजन बनेगा। देखो आसपास की जगह देखो कैसी है, हमारे पास कंप्लीटली ब्राइट है, आपको ब्राइट दिख रही होगी। जहां पे मेरा शैडो का रीजन आ रहा है उसको हम डार्क कंसीडर करेंगे। तो ऐसे डार्क और ब्राइट बैंड्स बनते हैं। ठीक है, जैसे ये दो फिंगर्स के लिए बीच में मैं देखो गैप क्रिएट कर रही हूँ, तो एक डार्क एक ब्राइट, एक डार्क और एक ब्राइट बन रहा है ना। क्लियर? तो ऐसे आपके पास रीजन्स बनेंगे। इज इट क्लियर? समझ आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो ऐसी फ्रिंजेस बनेगी। ऐसे मत सोचना पड़ना कि मुझे तो क्लियरली पूरा मिल ही नहीं रहा, तो ऐसा मिलेगा जैसा अभी रीजन्स बन रहे हैं। देखो डार्क एंड ब्राइट आपको दिख रहा होगा, ये जो दो फिंगर्स है जहां पे पॉइंट आउट कर रही है, तो देखो डार्क एंड ब्राइट बैंड्स मिल रहे हैं। ठीक है, क्लियर? तो ऐसी मिलती है कि एक थोड़ा सा डार्क होता है एज कम्पेयर टू दी अदर टू रीजन्स। ऑलराइट, तो इंटरफेरेंस हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज हमने हाइगन कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पूरी थ्योरी है आपके पास, पूरी डेरिवेशन है, तो मैं करती जाऊंगी, आप ढंग से नोट डाउन करते जाना। ओके ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। कुछ पूछना है किसी को? दे मैं आस्क। ऑलराइट देन, मैम थैंक। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी समझा दो। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलता है कि अगर आपके पास एक मीडियम से लाइट आ रही है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास नॉर्मल है, तो यहाँ से लाइट बेंड होगी, तो अगर मैं यहाँ पे प्लेन मिरर रख दूंगी तो जिस रीजन से लाइट आई होगी उसी रास्ते से लाइट वापस चली जाएगी। दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो उसके कहने का मतलब होगा कि बीच में कोई कॉमन मीडियम ले लेते हैं, तो अगर ए और बी निकालना है तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, ए को सी से मल्टीप्लाई, सी को बी से मल्टीप्लाई। तो कंडीशन क्या बन गई मेरे पास, म्यू ए बी इज इक्वल टू म्यू ए ऊपर और यहाँ पे म्यू बी नीचे, तो सी मीडियम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना आप, तो आपके पास ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी दिखेगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी से एक तो ये रीजन आया, एक ये आपके पास दो फॉर्मूलाज बनते हैं बी ए, एक दूसरे से उल्टा, एक मीडियम दूसरे मीडियम का उल्टा और एक मीडियम दूसरे दो मीडियम्स का सम मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहता है कि अगर एक आ गया, बस प्लेन मिरर रखना है, प्लेन मिरर ने रिफ्लेक्ट बैक कर देनी है, जिस रास्ते से वो आई थी उसी रास्ते पे वापस चली जाएगी रोशनी। ओके क्लियर? ठीक है, फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. थैंक Thank यू you, मैम। ma'am.